Hello student, today we are study about the alkyl halide. इन डिफरेंस तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पर्टिकुलर एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन क्या होता है, कितने टाइप के एल्किल हैलाइड हो सकते हैं, ग्रुप के अकॉर्डिंग कैसे हो सकते हैं, नंबर ऑफ हैलोजन के अकॉर्डिंग कैसे हो सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो इसमें जैसे पहला है कि फ्रॉम एल्कोहल, तो एल्कोहल से हम कैसे रिएक्शन प्रिपरेशन करेंगे। तो होता क्या है कि कोई भी एल्कोहल ले लीजिए आप, कोई भी एल्कोहल लेते हैं, यहाँ पे ROH हो गया प्लस इसका किसी भी हैलोजन एसिड से रिएक्शन करा दीजिए। हैलोजन एसिड का मतलब है कि यहाँ पे HX ले लीजिए, यहाँ HX हमारा हैलोजन है, तो ये कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखो कभी कभी क्या होता है कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं, आप अपने से सोचो कि इसमें पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, क्या हो सकता है इसमें। तो कहीं पे भी देखो अगर OH ग्रुप है और उसका किसी ऐसे ग्रुप से रिएक्शन हो रहा है जिसमें हाइड्रोजन है, तो माइंड में पहले स्ट्राइक करो कि हमको किसी न किसी तरह से वाटर हमको निकालनी है। मतलब हमेशा माइंड में रखो कि अगर OH कहीं पे है और उसे किसी ऐसे ग्रुप से रिएक्शन कराया जा रहा है जहां पे हाइड्रोजन है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमको वाटर निकालना होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये हमारा एल्कोहल है, यहाँ पे ROH है और यहाँ पे HX है। तो अगर हम इसको जो है इस तरह से निकाल दें, H2O निकाल देंगे, तो H2O निकालेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सिंपली RX बन जाएगा प्लस यहाँ से H2O निकल जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम X की जगह क्लोरीन ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग R की जगह, R हमारा एल्किल ग्रुप है, R एल्किल ग्रुप है, तो मान लो सपोज करो हम ये ले लेते हैं CH3CH2OH, ये हम ले लेते हैं, प्लस यहाँ पे हम HCl से रिएक्शन करा देते हैं। तो यहाँ पे देखो OH है और यहाँ पे H है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली H2O निकाल देंगे। H2O निकालने के बाद जो बचेगा उसको हम एक साथ जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, CH3CH2Cl और यहाँ पे हमारा हो जाएगा H2O। तो ये हमारा हो जाएगा क्लोरोएथेन बन जाएगा। ठीक है, तो ये कहने का सेंस है कि कभी भी कोई भी एल्कोहल जब हैलोजन एसिड से रिएक्शन कराया जाता है तो हमारा एल्किल हैलाइड बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर जाएगा। लेकिन इसमें भी है कि कभी कभी क्या होता है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर का मतलब यह है कि देखो हैलोजन एसिड लेंगे तो वहां से हमको क्या निकालना है, H निकालना है। तो हैलोजन एसिड लेंगे तो उससे H निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा। अगर मान लो सपोज करो हम ये दे दें HI, एक केस हो गया, यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिखते हैं। अगर हम HI ले लेते हैं, HI ले लेते हैं, दूसरा हमारा HBr ले लेते हैं, तीसरा हमारा HCl ले लेते हैं और यहाँ पे हमारा HF हो जाता है। अब हमको ये सोचना है कि अगर इन चारों में से कोई भी इसकी जगह ले ले तो जो इजिली H निकालेगा वही आसानी से रिएक्शन करेगा। तो जब इजिली H निकालने की बात करेंगे, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो जब एसिडी का ऑर्डर देखेंगे, एसिडी का ऑर्डर देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट एसिडिक ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। एसिडिक का ऑर्डर का मतलब है कि हाईएस्ट एसिड होने का मतलब है कि H इजिली निकालेगा, और H इजिली निकालने का मतलब है कि ये जो आयोडीन होगा H इजिली निकालेगा। तो H इजिली निकालेगा तो इसका मतलब है कि आयोडीन अगर यहाँ पे है तो H इससे आसानी से रिएक्शन करेगा। इसका मतलब जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा हैलोजन एसिड का वही हो जाएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर आपका ये हो जाएगा। जितने भी HX की जगह अगर हम HI ले लें, HBr ले लें, HCl ले लें, HF ले लें, तो उसके केस में HI अगर रहेगा तो फास्ट रिएक्शन करेगा, उसका रिएक्शन रेट हाई होगा। HBr लेंगे तो कम होगा, क्यों, क्योंकि एसिडिटी इसका हाई है। एसिडिटी हाई होने का मतलब H इजीली निकालेगा, H इजीली निकालेगा मतलब रिएक्शन आसानी से हो जाएगा। तो अभी तो हम लोग किसकी बात किए थे, हैलोजन एसिड का, इसका रेट हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग एल्कोहल की बात करते हैं। अगर हम एल्कोहल की बात करते हैं तो एल्कोहल हमारे तीन तरह के हो जाएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अगर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी की बात करें, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे OH हो गया, ठीक है, या OH हो गया, ये हो गया, या इसको जो है हम ऐसे ले लेते हैं CH3CH2OH। चूंकि एथिल लिए हैं तो यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3CH2OH, ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे देखो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन से, तो ये हमारा 1 डिग्री कार्बन होगा और 1 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है तो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल, मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, प्राथमिक अल्कोहल। अब अगर हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप और जोड़ देते हैं EH को हटा के, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, CH3CH, यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे OH हो गया। अब देखो ये कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा है, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है
तो 2 कार्बन का मतलब ये 2 डिग्री हो गया, और 2 डिग्री से जो OH ग्रुप जा रहा है इसका मतलब सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, ठीक है, द्वितीयक अल्कोहल। इसी तरह से अगर यहाँ पे ले लो CH3 है, C है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 हो गया, और यहाँ पे OH ले लेते हैं। अब यहाँ से भी एक हाइड्रोजन हटा के हमने CH3 ग्रुप जोड़ दिया। अब देखो ये OH इस कार्बन से जुड़ा है, और एक कार्बन हमारा कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से, इसका मतलब है 3 डिग्री हो गया, और 3 डिग्री का मतलब है टर्सरी अल्कोहल हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ से H लिया था, तो H का तो हम लोगों ने देख लिया कि कौन कितना जल्दी निकालेगा। अब हम OH का देखेंगे। अब OH जितना जो जल्दी देगा वो आधे रिएक्शन करेगा। हमको OH देखो कहां से मिलेगा, यहाँ पे इस ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे देने वाला केवल एक ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो यहाँ देने वाले 2 हो गए, इसका मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन लेकर रिलीज करेगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 हो गए, और जब 3 हो गए तो ये और आसानी से इलेक्ट्रॉन लेकर रिलीज करेगा। इसका मतलब है कि यहाँ से OH के निकलने की टेंडेंसी क्या है, हाई है। इसका मतलब OH के निकलने की टेंडेंसी हाई है, इसका मतलब टर्सरी अल्कोहल रहेगा तो उसकी हाई रिएक्टिविटी होगी। सेकेंडरी का थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ से OH रिलीज कम करेगा, यहाँ से प्राइमरी है तो यहाँ से OH और कम रिलीज करेगा। इसका मतलब है कि अगर अल्कोहल के रेफरेंस में ऑर्डर देखें तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 3 डिग्री सबसे हाई रिएक्ट करेगा, फिर 2 डिग्री करेगा, फिर 1 डिग्री करेगा। मींस क्या कि अगर हम अल्कोहल से एल्किल हैलाइड फॉर्म करते हैं तो अल्कोहल और हाइड्रोजन एसिड से रिएक्शन कराएंगे हैलोजन एसिड से, तो OH रिएक्शन करेगा, एल्किल हैलाइड बनेगा। लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी क्या होगा, हमारा HI सबसे हाई रिएक्शन करेगा। अल्कोहल के अकॉर्डिंग कैसे रिएक्टिविटी होगा, हमारा 3 डिग्री सबसे हाई होगा, रिएक्शन रेट 2 डिग्री उससे कम होगा, 1 डिग्री उससे भी कम होगा। तो ये जो ऑर्डर आपको पूछता है, ये कभी कभी कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं इससे। आप जब भी नीट या IIT उनको देंगे तो ये इस तरह के ऑर्डर आपको इस तरह से अल्कोहल दे देते हैं, अब लिखता है कि राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। तो इस तरह से आपको माइंड में रखना है कि टर्सरी रहेगा तो सबसे हाई होगा, सेकेंडरी होगा तो उससे कम, प्राइमरी होगा तो उससे भी कम, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर अल्कोहल का ट्रेंड हुआ कि कैसे अल्कोहल से एल्किल हैलाइड फॉर्म करते हैं। हाँ, एक कंफ्यूजन और भी आता है कि अगर हमारा अल्कोहल जो हो काफी ब्रांच्ड हो, काफी ब्रांच्ड का मतलब है कि हमारा सीक्वेंस अगर ये लेने, ये कंपाउंड लेने तो क्या करते हैं। देखिए ये जो लेक्चर है ये पूरा इंटर के साथ साथ कॉम्पिटिटिव लेवल का है, तो आप इजी बहुत अच्छे से समझिएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम ये कंपाउंड्स ले लेते हैं CH3 CH, यहाँ पे ले लेते हैं CH3 CH3, और यहाँ पे हम CH2 और यहाँ पे OH ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। अगर हमारा ये कंपाउंड्स है और हम ले लेते हैं यहाँ पे एसिड है तो मान लीजिए यहाँ HX ले लेते हैं, HX। तो कोई भी एसिड है तो हम लोग क्या अप्रोच लगाएंगे, हमारे माइंड में क्या चलेगा कि ठीक है सर आपने बताया था कि CH3 है और यहाँ CH2OH है, और यहाँ पे जब हम HX से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे X हो जाएगा, सिंपली यहाँ से H2O निकल जाएगा, और H2O निकल जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 और यहाँ पे CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे सब CH2, यहाँ पे X हो जाएगा प्लस H2O निकाल देंगे। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपको नंबर 0 मिल जाएगा। तो कहने का सेंस है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक्सेप्शनल चीजें होती हैं, सब इजी नहीं होता। अगर सब इजी रहता तो सभी बच्चे क्वालिफाई करते, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ट्विस्ट होती हैं और वही क्वेश्चन जो है आपके कंपटीशन में आते हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, हम ये जो लेक्चर है मैं बार बार कर रहा हूँ, इंटर के साथ साथ प्रिपरेशन लेवल का भी है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसे लेते हैं तो अब यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो एक्चुअल में होता क्या, हमारे अकॉर्डिंग जो हमने बताया ये बनना चाहिए था, जो कि गलत है। अब गलत है तो क्या इसमें हो रहा है वो हमको देखना है। अच्छा जी, अब देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे जो X है इसको हम लोग Cl ले लेते हैं, सपोज करिए Cl ले लेते हैं। अब देखो ये एसिड है तो एसिड है तो क्या करेगा, H प्लस प्लस Cl माइनस में ब्रेक करेगा। एसिड है तो किस में ब्रेक करेगा, H प्लस प्लस Cl माइनस में। और ये जो H प्लस है इस प्लस को माइनस चाहिए, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा है। ऑक्सीजन में 6 होता है तो एक यहां शेयर कर लिया, एक हाइड्रोजन से कर लिया, 2 लोन पेयर बच गया। अब ये जो प्लस है इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर देगा। जब यहाँ पे अटैक करेगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाता है, CH3 यहाँ पे CH3 हो जाता है, फिर यहाँ पे आपका CH2OH2 प्लस हो जाता है यहाँ पे,
क्योंकि हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में जाएगा तो प्लस अपना इसको दे देगा और ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारा सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का है और ऊपर से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो क्या स्टेबल होगा? नहीं। क्यों? ऐसे सोचिए कि आपको बहुत देर से भूख लगी है, बहुत देर से भूख लगी, आपको खाना मिला और आपका खाना कुत्ता लेके भाग गया, तो सोचिए आप पे क्या गुजरेगी। सेम कंडीशन इसका यहीं पे है। ए तो ऑलरेडी सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। दूसरी चीज, ये H प्लस इस पे ले लिया इसका इलेक्ट्रॉन, और अब ये और अधिक पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ गई। तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल जाएगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर निकलेगा, तो इस कार्बन का जब इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा तो इसका प्लस खत्म, और प्लस हमारा कहां जाएगा, यहां पे। देखिए ये जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा तो इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, और जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज जाएगा, H2O निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस H2O निकल गया, प्लस चार्ज हमारा यहाँ आ गया। अब देखिए CH3 अब यहाँ पे आ गया CH2 प्लस। अब देखिए अगर ये प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये जो कार्बन है कितने कार्बन से अटैच्ड है, केवल और केवल एक कार्बन से। ये जो CH2 है, ये CH2 हमारा केवल और केवल एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हमारा कौन सा कार्बोकैटायन हो गया, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। अब जब 1 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया तो क्या होगा, अब देखिए यहां पर हम 1 डिग्री है, अगर हम कार्बोकैटायन की बात करते हैं तो देखिए यहां पे जैसे CH3 है, CH2 है, प्लस है, ये समझना बहुत जरूरी है। CH3 CH2 प्लस है, यहां पे हम ले लेते हैं CH3 CH2 CH3, यहां पे CH प्लस ले लेते हैं। तीसरा केस हम ले लेते हैं CH3 CH3, यहां पे CH3 प्लस ले लेते हैं। पहले इसको समझ लीजिए, फिर उसको हम फर्दर करेंगे। यहां पे देखिए एक प्लस है, तो ये प्लस का मतलब है कि ये कार्बन हमारा एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री हो गया, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो हमारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन हो गया, ये हमारा कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो टर्शियरी हो गया। अब हमको ये देखना है कि इन तीनों में प्लस कौन सबसे अधिक स्टेबल है, इन तीनों में 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में से कौन सबसे अधिक स्टेबल है। अब देखिए प्लस को क्या चाहिए, माइनस, मतलब कहने का सेंस है कि अगर चार्ज है तो वो चार्ज मान न्यूट्रलाइज होना चाहिए, वो खत्म होना चाहिए। तो अगर ये प्लस है तो इस प्लस को इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने हो गए, 3। ये CH3 हमारा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो अगर ये CH3 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, यहाँ पे 3 मिलके इसको प्लस देंगे, यहाँ पे केवल 2 मिलके प्लस देंगे, यहाँ पे केवल 1 प्लस देंगे, 1 मिलके देगा। तो इसका मतलब सबसे जल्दी प्लस कहाँ खत्म होगा, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 देने वाले हैं, यहाँ पे 2 देने वाले हैं, यहाँ पे 1 देने वाले हैं। इसका मतलब है कि सबसे अधिक स्टेबल हमारा ये होगा। इसका मतलब स्टेबिलिटी अगर ऑर्डर देखें, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन के 3 डिग्री सबसे अधिक होगा, 2 डिग्री उससे अधिक होगा, उससे कम होगा, 1 डिग्री उससे भी कम होगा, मतलब 3 to 1 डिग्री है स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब देखो यहाँ पे कौन सा है, यहां से हमारा प्राइमरी कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो देखो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि 3 डिग्री सबसे अधिक स्टेबल है, 2 डिग्री उससे कम है, 1 डिग्री सबसे कम है, तो यहाँ 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये हमारा बहुत कम स्टेबल है। तो क्या होता है, होता क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल अपने आप को मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में ले जाना चाहता है। कोई भी मॉलिक्यूल अगर ले लीजिए तो वो अपने आप को मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में ले जाएगा। तो मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हो जाएगा, अब अगर हम ये देखें कि ये जो CH3 ग्रुप है, ये जो CH3 ग्रुप है, अगर यहां से शिफ्ट कर दें हम यहाँ पे, इसको उठा के, जैसे ये बॉन्ड है, इसको उठा के हम यहाँ जोड़ दें, तो जब हम इसको उठा के यहां जोड़ेंगे तो देखो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन से उठ के यहां चला जाएगा, जब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन से उठ के यहां पे जाएगा तो ये इसका तो प्लस खत्म हो जाएगा। देखो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव करेगा तो इसका तो प्लस खत्म हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस के फॉर्म में जाएगा, लेकिन ये प्लस कहां जाएगा, यहां आ जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा आपका, देखो CH3 और यहाँ पे क्या हो गया, हमारा CH2 था और ये CH3 यहाँ पे चला गया, तो हमारा ये CH3 हो गया, प्लस चार्ज हमारा यहाँ आ गया। अब देखो यहाँ पे हमारा प्राइमरी कार्बोकैटायन था, लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3 कार्बन का मतलब 3 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या है कि दिस वन इज द मोर स्टेबल देन दिस। तो ये मॉलिक्यूल अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, कन्वर्ट करता है इसमें। जब ये कन्वर्ट करेगा इसमें, अब देखो ये स्टेबल है, अब स्टेबल का मतलब यहाँ पे प्लस बनेगा, और जब बनेगा तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे हमने H प्लस को यहाँ मूव कराया था, Cl माइनस अभी बचा है,
ये जो Cl माइनस है अब क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा Cl माइनस। अब ये जो Cl माइनस होगा सिंपली इस प्लस पे जाके अटैक करेगा, तो अटैक करेगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 यहाँ पे Cl हो जाएगा और यहाँ पे CH2 CH3। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। तो कहने का सेंस है कि कुछ चीजें आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। अगर आपको कंपटीशन को हिट करना है तो ये सब चीजें माइंड में रखनी पड़ेगी कि कब मॉलिक्यूल रीअरेंज करेगा। हर समय तो रीअरेंज करेगा नहीं, लेकिन कुछ कंडीशंस होती है। अगर ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, अगर इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी बनती है तो रीअरेंज की पॉसिबिलिटी बनेगी तो ये रीअरेंज करके अपने मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आएगा। 1 डिग्री से 3 डिग्री में आ रहा है, 3 डिग्री में मतलब दिस वन इज द मोर पॉसिबल स्टेबल। क्लियर है, समझ में आया, क्लियर है। ये तो एक केस हुआ। अगर मान लीजिए सपोज करें हम एक एग्जांपल और भी लेते हैं, रफ करें इसको। ओके, अब देखिए यहां पे क्या है, ये एक केस हो गया। दूसरा केस अगर हम कंसीडर करें, अगर हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्शन कर रहे हैं, ये तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का था। अब दूसरा केस हम ले लेते हैं CH3 CH2OH ले लेते हैं, और अगर HBr से रिएक्शन कराते हैं तो देखिए यहाँ पे HCl बहुत कम निकलता है। HCl का मतलब कि यहाँ से H+ सबसे बहुत कम निकलेगा, यहाँ से थोड़ा सा H निकलने की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो इसको हम सिंपली क्या करते हैं, कॉन्संट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देते हैं। कॉन्संट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो सिंपली H2O निकल जाएगा, और H2O निकल जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3 CH2Br बन जाएगा, और यहाँ से H2O निकल जाएगा। सेकेंड कंडीशन है कि अगर HI से रिएक्शन कराएं तो HI से रिएक्शन कराएंगे तो CH3 CH2OH है, और इसका HI से रिएक्शन करा दीजिए हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसको हम लोग सिंपली रिफ्लक्स कर देते हैं। रिफ्लक्स का मतलब किसी भी रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी अलग से रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब क्या होगा, यहां से सिंपली H2O निकल जाएगा, I यहां जुड़ जाएगा, आपका बन जाएगा CH3 CH2I प्लस CH2O निकल जाएगा। तो कहने का सेंस है कि इस तरह से हम एल्कोहल को यूज करके हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल हम निकाल सकते हैं। तो ये तो पहला मेथड हुआ कि फ्रॉम एल्कोहल से हम कैसे जो है एल्किल हैलाइड फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब दूसरा केस है कि अगर हम इसको फ्रॉम एल्कोहल, अगर हम बाई एल्कोहल की ही बात करते हैं, फ्रॉम एल्कोहल से ही बात करते हैं। दूसरा है कि फास्फोरस हैलाइड से एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल से ही एल्कोहल, ये हमारा पहला एल्कोहल में पहला केस था क्या, हाइड्रोजन हैलाइड से, ये जो पहला केस हम लोगों ने अभी पढ़ा। दूसरा केस है एल्कोहल से ही, दूसरा केस है हमारा फास्फोरस हैलाइड, ये फास्फोरस हैलाइड। तो फास्फोरस हैलाइड हमारे दो तरह के होते हैं, कौन कौन होते हैं, एक PCl5 में एग्जिस्ट करता है, दूसरा हमारा PCl3 में। तो इन दोनों से कैसे एल्कोहल रिएक्शन करता है, अब देखो जैसे अगर मान लो हम ले लेते हैं यहाँ पे CH3 है, CH2 है, यहाँ OH है, और यहाँ पे रिएक्शन करा देते हैं PCl5 से, PCl5। तो एक चीज हमेशा माइंड में रखो कि अगर PCl5 है, हमेशा अगर PCl5 किसी ऐसे ग्रुप से रिएक्शन कराए जिसमें ऑक्सीजन है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस ऑक्सीजन को उठा के इसके बीच में ले जाके रख देंगे। ध्यान में रखो, बहुत सिंपल रिएक्शन है, ये हमेशा होता है कि अगर एल्कोहल है PCl5 से रिएक्शन करेगा तो इस ऑक्सीजन को उठा के इसके बीच में रख देंगे, और जब इसके बीच में रखेंगे तो देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ऐसे देखो यहाँ पे H है, तो यहां से हमने ये बॉन्ड ब्रेक किया, यहां से हमने ये बॉन्ड ब्रेक किया। अब इस ऑक्सीजन को उठा के इसके बीच में रखा, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो जब 2 होती है तो जब ऑक्सीजन यहाँ पे जाएगा तो 2 क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, भाई बैलेंसिंग कंप्लीट होनी चाहिए। तो अगर ये 2 यहाँ पे जाएगा, जैसे ऐसे सोचो हमारे हाथ में 2 लड्डू है, हाँ, मुंह में तो पानी आ गया होगा, नहीं अभी नहीं आया होगा, हमारे हाथ में 2 लड्डू है, ठीक। अब हमको 2 गुलाब जामुन मिल जाए, तो जो गुलाब जामुन लेना होगा तो सबसे पहले हमको लड्डू को हटाना पड़ेगा, लड्डू को हटाएंगे तब हम गुलाब जामुन ले पाएंगे ना। तो सेम कंडीशन यहाँ पे, अगर ये ऑक्सीजन यहाँ पे गया तो इसको 2 क्लोरीन को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है। तो जब 2 क्लोरीन बाहर जाएगा तो एक क्लोरीन हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ, और दूसरा क्लोरीन कहाँ जाएगा, यहाँ। ये दोनों क्लोरीन यहाँ आ जाएंगे। अब चलो पहले हम इसको यहाँ पे बीच में ले जाते हैं, तो क्या बनेगा,
अगर ये ऑक्सीजन बीच में गया तो PO हो गया, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 थी तो 2 क्लोरीन हमने बाहर निकाल दिया, तो बचा कितना Cl3, POCl3 हो गया। अब एक क्लोरीन यहां गया तो यहां गया तो हमारा क्या बन गया HCl, और एक क्लोरीन हमारा यहां गया तो यहां क्या बन गया CH3CH2Cl, ये बन गया। देखो कितना सिंपल रिएक्शन है। सेम कंडीशन यहां पे अगर लो CH3OH, ये ले लेते हैं, इसका रिएक्शन PCl5 से करा दो, तो क्या करेंगे इस ऑक्सीजन को इसके बीच में ले जाएंगे, जब इसके बीच में ले जाएंगे तो यहां से PO 2 Cl निकल जाएगा, तो यहां क्या बन जाएगा POCl3, और एक क्लोरीन यहां और एक क्लोरीन यहां, इसका मतलब हमारा क्या बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl, ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या कहा कि कोई भी कंपाउंड्स है अगर उसका रिएक्शन PCl5 से करा रहे हैं जिसमें OH है, अगर कोई भी कंपाउंड ले लो अगर जिसमें ऑक्सीजन है तो हमेशा जो है इसके बीच में जाएगा। जैसे देखो कुछ चीजें आपको माइंड में रखनी पड़ेगी, जैसे मान लो सपोज करो हम एसिड ले लेते हैं CH3COOH, ये ले लेते हैं, इसका PCl5 से रिएक्शन करा दो, क्या करेंगे इस ऑक्सीजन को पकड़ के यहां पे रख देंगे, जब इस ऑक्सीजन को पकड़ के रखेंगे तो क्या बन जाएगा POCl3, फिर क्या हो जाएगा एक क्लोरीन यहां और एक क्लोरीन यहां, तो हमारा प्लस HCl प्लस क्या हो जाएगा एक क्लोरीन यहां चला जाएगा तो बन जाएगा CH3COCl, ये बन जाएगा। देखो ये भी OH ग्रुप है। हाँ, दूसरा कंडीशन में ले लेते हैं एल्डिहाइड ले लो, जैसे यहां पे CH3 ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड OH CH3CHO, इसका रिएक्शन करा दो PCl5 से, तो PCl5 से रिएक्शन कराओगे तो अगेन वही प्रोसेस करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इस ऑक्सीजन को इसके बीच में ले जाएंगे, जब इसके बीच में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा POCl3 बन जाएगा, बन गया। अब देखो यहां से ऑक्सीजन दोनों दो डबल बॉन्ड है, जब ये टूटेगा तो इसकी दो वैलेंसी फ्री होगी, क्योंकि यहां OH नहीं है, तो जब ये ब्रेक करेगा तो इसकी दो वैलेंसी फ्री होगी, तो दोनों का दोनों क्लोरीन यहां चला आएगा, जब दोनों का दोनों क्लोरीन यहां आएगा तो हमारा क्या बन जाएगा CH3CHCl2, ये बन जाएगा। ठीक है, तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए, हमेशा माइंड में रखो कि अगर PCl5 से रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन को हमको बीच में ले जाके रखना पड़ेगा, और जब बीच में ऑक्सीजन को पटकना पड़ेगा तो क्या होगा, जब बीच में ऑक्सीजन पटकेंगे तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, 2 क्लोरीन छिटक जाएगा, 2 क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, और 2 क्लोरीन जब बाहर निकलेगा तो जहां से तोड़ेंगे हम वहां पे ऐड कर देंगे। कितना सिंपल रिएक्शन है। तो ये सिर्फ एल्कोहल के लिए नहीं है, ये आपका एसिड में भी एप्लीकेबल होगा, ये हमारा एल्डिहाइड में भी एप्लीकेबल होगा, ये हमारा कीटोन में भी आएगा। कीटोन में कैसे आएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, अब इसका रिएक्शन करा दो PCl5 से, क्या करेगा ये ऑक्सीजन यहां पे एंट्री कर जाएगा, जब ऑक्सीजन बीच में चला जाएगा तो हमारा क्या बन गया POCl3 प्लस, अब दोनों क्लोरीन यहां पे चला जाएगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, तो यहां पे क्या बन जाएगा CH3CClCl CH3, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक PCl5 का रिएक्शन हुआ, अभी तो हमारा PCl5 का हुआ। तो जब भी PCl5 देखिए हमेशा माइंड में रखिए कि ऑक्सीजन को PCl5 फास्फोरस क्लोरीन के बीच में पटकना है। ठीक है, ये इस तरह से पर्टिकुलर रिएक्शंस हो रहे होंगे। क्लियर है? तो आई थिंक मुझे नहीं लगा कि कोई प्रॉब्लम्स आएगी। हमेशा माइंड में रखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमेशा चलती हैं, अगर ये सब चीजें याद रखेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाती है। देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा रिएक्शन है, बहुत सारे रिएक्शंस हैं, क्योंकि एल्किल हैलाइड, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर सब पढ़ेंगे, लेकिन अगर कंसाइज कर दिया जाए, देखो यहाँ पे केवल हमने एक रिएक्शन पढ़ा, इसमें कितने रिएक्शन कंप्लीट हुए, एल्कोहल, एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, इसी तरह से एस्टर भी जाएगा। ठीक है, तो कितने रिएक्शन, एक रिएक्शन से कंप्लीट, तो क्या जरूरत है बार बार याद करने की, बस सीक्वेंस याद रखो कि अगर PCl5 है तो ऑक्सीजन को इसके बीच में ले जाके पटकना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ये कैसे हो गया, PCl5 का केस हुआ। अब अगर मान लो PCl3 से रिएक्शन करा दें हम, तब क्या करेंगे, PCl3 से रिएक्शन करा दो। अब जैसे मान लो यहां पे ले लेते हैं CH3CH2OH, ये ले लेते हैं, प्लस यहां पे PCl3 है, तो अगर PCl5 में है तो बीच में पटकेंगे, अगर PCl3 है, अब हमेशा माइंड में रखो, अगर PCl3 है तो ये जो PCl3 है कहीं पे भी रहे, PCl3 हो सकता है, PBr3 हो सकता है, Pi3 भी हो सकता है, तो अगर 3 है तो पहले आंख बंद करके यहां पे 3 का मल्टीप्लाई कर दो, एकदम चुप मार के कुछ नहीं करना। अगर Cl3 है,
इसका किसी भी ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन करा रहा है तो वो क्या करेंगे, हम 3 का मल्टीप्लाई कर दो, और 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपली OH और फास्फोरस को एक साथ ले लो, बाकी सबको एक साथ कर दो, फास्फोरस OH को एक साथ ले लो। देखो यहाँ पे ये कितना ग्रुप है, 3 ठो, CH3 CH2 कितने हैं, 3, और यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो इसका मतलब 3 CH3 CH2 Cl, ये बन गया 3 CH2 CH2 Cl बन जाएगा CH3। देखो अगर 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 का मल्टीप्लाई किया कहां, इक्वेशन तुम्हारा खत्म, रिएक्शन कंप्लीट। POH ले लो एक साथ, हमारा क्या बनेगा, 3 ये है 3 क्लोरीन, तो ये बन गया। अब देखो प्लस यहां पे P1 है और यहां OH कितने हैं, 3 का मल्टीप्लाई किया 3 OH है, तो यहां 3 OH है और यहां पे फास्फोरस है, दोनों को जब साथ लेंगे तो हम इसको लिखेंगे POH टाइम्स, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, H3PO3, POH टाइम्स H3PO3, तो H3PO3 का मतलब हो देखो 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, फास्फोरस एक, तो यहाँ पे बन जाएगा H3PO3। तो एक चीज माइंड में हमेशा रखो कि अगर 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई करो, OH को फास्फोरस के साथ ले लो, बाकी प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये केवल इसी के साथ नहीं होता है, ये एसिड के साथ भी होता है। देखो कैसे करोगे, एसिड ले लो, मान लो CH3 COOH ले लो प्लस PCl3 ले लो, अब 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या करेंगे हम, सिंपली OH को काट दो, फास्फोरस के साथ ले लो, बाकी जो बचता है जोड़ दो, 3 CH3CO है 3 क्लोरीन है, तो क्या बन जाएगा 3 CH3CO CH3CO 3 क्लोरीन है, जुड़ जाएगा Cl, देखो तीनों क्लोरीन हो गया, 3 क्लोरीन 3 CH3CO, और बाकी POH थ्राइस, तो इसका मतलब क्या होगा H3PO3। ठीक है, तो कहने का देखो ये रिएक्शंस कितना इजी, मतलब हम एल्कोहल पढ़ रहे थे, यहाँ पे एसिड का भी कंप्लीट हो गया। तो ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है कि आप ये रिएक्शन को पढ़ो, उससे जितनी पॉसिबिलिटी हो वो सब समझ जाओ। क्लियर, तो ये हमारा हो गया फास्फोरस हैलाइड से रिएक्शन। ठीक है, हाँ कभी कभी आपको क्वेश्चन से आता है, कभी कभी आपको इस तरह से भी आता है, CH3 CH2 OH ये दे दिया और यहां पे लिखेगा फास्फोरस और आयोडीन, ये इस तरह से लिख देता है। ठीक है, कभी कभी ये आता है फास्फोरस आयोडीन या फास्फोरस क्लोरीन लिख देता है, या फास्फोरस ब्रोमीन लिख देता है, इस तरह से भी दे देता है। तो देखो इस तरह से देने का मतलब है कि कभी भी जब भी फास्फोरस आयोडीन लेते हैं तो हमेशा PI3 ही बनाता है, PI3 बनाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम इसको, ये अगर इस तरह से लिखता है तब कैसे प्रोसेस करते हैं, हम इसको रिएक्शन के साथ कर लेते हैं। जैसे देखो CH3 है, CH2 है, OH है, ठीक, प्लस यहाँ पे फास्फोरस ले लेते हैं। ठीक है, फास्फोरस ले लिया। अब देखो अगर ये फास्फोरस आयोडीन है तो P+I2 दिस गिव्स, ये हमेशा PI3 बनाएगा। एक चीज मेरा माइंड में रखिएगा, ये जो हम PCl5 लिखते हैं, PCl5 नेचर में इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होता है, मतलब ये PCl3 प्लस Cl2 में टूटता रहता है। तो ये तो क्लोरीन है और यहाँ पे आयोडीन और ब्रोमीन की साइज और बड़ी है, तो ब्रोमीन और आयोडीन की साइज बड़ी है, तो क्या ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मतलब PI5 में एग्जिस्ट नहीं करेगा, PBr5 में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि बड़े बड़े साइज है तो स्टेरिक इंडेक्स लगेगा, दोनों सभी एक दूसरे को धक्का मारने लगेंगे, तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। किसमें करेगा, PI3 में करेगा, PBr3 में करेगा। ठीक है, अब देखो यहां पे हमने PI3 ले लिया, PI2 ले लिया, PCl2 ले लिया, तो इसको समझेंगे कैसे। यहाँ पे देखो फास्फोरस आयोडीन है, तो ये जब भी बनाएगा PI3 बनाएगा, तो यहाँ I3 है, यहाँ I2 है, तो पहले हम आयोडीन को बैलेंस कर लो। अगर हम इसको 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 आयोडीन हो गया, और 6 आयोडीन का मतलब यहाँ पे 3 आयोडीन हो गया, 3 आयोडीन हो गया, यहाँ पे फास्फोरस 2 है तब 2, इसका मतलब 2 फास्फोरस और 3 आयोडीन, इससे रिएक्शन करेगा। 2 फास्फोरस 3 आयोडीन से क्या बनेगा, 2PI3। अब देखो ध्यान से, बहुत सिंपल रिएक्शन है, बहुत आपको सोचना नहीं है। अगर माइंड में रखना कि अगर फास्फोरस के साथ आयोडीन क्लोरीन ब्रोमीन रहेगा तो हमेशा वो ट्राई हैलाइड बनाएगा, और ट्राई हैलाइड बनाएगा तो देखो क्या होगा, यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं CH3 CH2 OH और यहाँ पे हम फास्फोरस लेते हैं 2P
प्लस आयोडीन लेते हैं 3I2, यही ना निकाले थे हम लोग। अब ये हमारा चेंज प्रोडक्ट बना रहा है। अब प्रोडक्ट बनाएगा तो देखो हम लोगों ने क्या किया था कि ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो 2PI3 बनाएगा। तो अगर हमारा 3 था इसके केस में, देखो यहाँ पे अगर हमारा CH3OH है, अगर हम इसका PCl3 से रिएक्शन करा रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे 3 का पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे, 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हम इसे ऐसे करते रहे थे। तो अगर 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे कितने हो गए 6, जब 6 का मल्टीप्लाई तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा तो सिंपली क्या करेंगे, ये देखो ये हमारा हो गया, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये हो गया। और जब ये हो गया तो क्या करेंगे, देखो 6 ये है 6 आयोडीन है, तो सिंपली पूरा का पूरा आयोडीन इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा 6CH3CH2I प्लस 2H3PO3। यहाँ पे एक बन रहा था H3PO3, यहाँ पे 2 हो गया तो यहाँ 2H3PO3 बन जाएगा। तो इस तरह से रिएक्शन करेंगे। और ये एसिड में भी ऐसी होता है, एसिड में करेंगे तो क्या हो जाएगा CH3COOH। अब यहाँ पे रिएक्शन करा दो 2P प्लस 3I2, तो क्या करेंगे 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली ये इसके साथ चला जाएगा, 6 का 6 आयोडीन यहाँ चला जाएगा और H3PO3 बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 का 6 आयोडीन यहाँ गया तो 6CH3CO, ये क्या हो जाएगा आयोडीन प्लस 2H3PO3। कहने का मतलब है कि पढ़ तो रहे हैं अल्कोहल, लेकिन उसके साथ साथ एसिड भी खत्म होता जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फास्फोरस हैलाइड से रिएक्शन, कि फास्फोरस हैलाइड से कैसे हम एल्किल हैलाइड बना रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है तीसरा, अभी हम जो है हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं। थर्ड केस है आपका थायोनील क्लोराइड, थायोनील क्लोराइड, थायोनील क्लोराइड, थायोनील क्लोराइड। थायोनील क्लोराइड हमारा SOCl2 होता है, SOCl2। तो SOCl2 हमारा थायोनील क्लोराइड है, तो इसको देखो रिएक्शन कराओ कैसे। अगर मान लो हम अल्कोहल ले लेते हैं CH3CH2OH प्लस, इसको हम ऐसे लिख देते हैं H प्लस SOCl2। तो जैसे हम फास्फोरस हैलाइड में किए थे PCl5 के केस में, PCl5 के केस में हम क्या कर रहे थे, इस OH को PCl5 के बीच में पटकते थे, इसको भी वही केस करेंगे, इस OH को यहाँ पे ले जाके पटक देंगे, इस O को यहाँ पे जब लेके रखोगे तो ये दोनों का दोनों क्लोरीन निकलेगा, एक क्लोरीन यहाँ चला जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ जाएगा, मतलब एक क्लोरीन यहाँ और एक क्लोरीन यहाँ, और ये SO2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो SO2, इस ऑक्सीजन को यहाँ पे पटकेंगे, दोनों क्लोरीन बाहर जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ मतलब क्या HCl, एक क्लोरीन यहाँ मतलब क्या CH3CH2Cl। देखो कितना मतलब कितना बकवास रिएक्शन है, कितना इजी रिएक्शन है, मतलब हमको सोचने की जरूरत नहीं, हमको बस माइंड में रखना कि अगर SOCl2 आया तो हमको ऑक्सीजन को ले जाके पटकना है बीच में। ये जैसे हम लोग PCl5 के केस में बताए थे कि कई चीजों के लिए एप्लीकेबल है, इसमें भी ये होता है। जैसे यहाँ पे हम CH3OH ले लो, अब यहाँ रिएक्शन करा दो SOCl2 से, सिंपली ये ऑक्सीजन बीच में जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ एक क्लोरीन यहाँ, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl प्लस SO2। ये तो हमारा अल्कोहल का केस हुआ। लेकिन एसिड ले लो, एसिड ले लो तो क्या हो जाएगा CH3COOH प्लस SOCl2। अगेन इस ऑक्सीजन को ले जाके पटक दो, इस ऑक्सीजन को ले जाओगे तो एक क्लोरीन यहाँ एक क्लोरीन यहाँ, मतलब एक क्लोरीन आपका यहाँ चला जाएगा, एक क्लोरीन आपका यहाँ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3COCl प्लस HCl प्लस SO2, ठीक है। इसी तरह से एल्डिहाइड के लिए ले लो CH3C♯OH CH3CHO प्लस SOCl2। अब क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को यहाँ पे ले जाओ, दोनों का दोनों क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, कीटोन ले लो CH3C♯O CH3 SOCl2 ले लो, SOCl2 क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को उठा के यहाँ पे ले जाके पटक दो, दोनों क्लोरीन यहाँ चला जाएगा। तो कहने का मतलब यह है ना कि कुछ ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब हमेशा एप्लीकेबल है, जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक एप्लीकेबल है। तो ये जो सीक्वेंस है देखो, अगर SOCl2 आया तो इसके बीच में ऑक्सीजन ले जाएंगे और क्लोरीन को यहाँ, तो ये SO2 बन जाएगा और हमारा इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो रिएक्शन बहुत इजी होते हैं स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, लेकिन हमको लगता है कि बड़ा टफ है, नहीं समझ में आ रहा, ऐसा नहीं है, बहुत इजी होता है, बकवास होते हैं एकदम, है नहीं बकवास नहीं लग रहा है।
आपने एक रिएक्शन पढ़ा, एक रिएक्शन से आपने एसिड को भी एक्सपेंड किया, एल्डिहाइड को भी किया, कीटोन को भी किया, और इसी एसिड की तरह एस्टर भी होगा, एस्टर का भी करेंगे। तो हम लोग जब वहां पे आएंगे तो फिर से ही रिपीट होगा। तो सोचो कितना इजी है, नहीं? चलो हम आगे बढ़ते हैं। थायोनील क्लोराइड का हो गया। इसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग? नेक्स्ट थायोनील क्लोराइड हो गया। इसके बाद हम करते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, ये तो फ्रॉम एल्कोहल की बात हुई। एल्कोहल में 3 कंडीशन था, कौन कौन? हाइड्रोजन हैलाइड, फास्फोरस हैलाइड और थायोनील क्लोराइड। और दूसरा केस है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। इसका केस पहला है, ये आपका है फ्रॉम एल्कीन। अगर एल्कीन की बात करते हैं, एल्कीन, तो एल्कीन का किसी भी मतलब होता क्या कि एल्कीन ले लीजिए आप, एल्कीन प्लस हाइड्रोजन हैलाइड HX ले लीजिए, तो यहां पे बन जाएगा हमारा एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड प्लस एल्किल हैलाइड एडिशन रिएक्शन होगा। यहां पे सिंपली एडिशन रिएक्शन होता है। क्या होता है देखो, एल्कीन, एल्कीन अगर लेते हैं तो मान लो जैसे सपोज करो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिए, प्लस यहाँ पे हमारा HCl ले लिए, तो यहाँ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ चला जाएगा, और एक हमारा पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा। मतलब एक पाई बॉन्ड बनता है तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनता है। एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एक बैलेंस इसकी फ्री होगी, एक बैलेंस इसकी फ्री होगी, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन यहाँ। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा देखो, CH3, हाइड्रोजन यहाँ गया तो CH3 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ये, क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे तभी ये दोनों जुड़ेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2Cl, ये हो गया। देखो बन गया। हाँ, ये आपको माइंड में रखना है कि ये देखो सिमेट्रिकल है। क्या है? सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एल्कीन है, एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब होता है कि दोनों तरफ ग्रुप सेम हो, दोनों तरफ ग्रुप सेम हो। जैसे मान लो ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है। अगर हम ये ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हम HCl से रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे देखो ये ग्रुप दोनों तरफ सेम है, तो दोनों तरफ सेम है तो ये भी हमारा सिमेट्रिकल हो गया। और सिमेट्रिकल हो गया तो किसी भी ग्रुप को कहीं जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे H को आप यहाँ पे रखो, क्लोरीन को यहाँ रखो, या H को यहाँ रखो, क्लोरीन को यहाँ रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट वही बनेगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, H को अगर यहाँ रख देते हो, क्लोरीन को यहाँ रख देते हो, या H को यहाँ रखते हो, क्लोरीन को यहाँ लिखते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट वही बनेगा। तो अब यहाँ पे तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH, यहाँ Cl हो जाएगा, यहाँ पे CH3 बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे पहला केस क्या है, सिमेट्रिकल होना चाहिए। अगर सिमेट्रिकल है तो H को कहीं पे भी जोड़ो, क्लोरीन को कहीं पे भी जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट एक ही बनेगा। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो H और Cl को किसी भी पोजीशन पे जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एसिमेट्रिकल हो, एसिमेट्रिकल का मतलब है कि दोनों तरफ ग्रुप अलग अलग हो जाए, इसमें कोई समस्या नहीं है। ओके, अब अगर एसिमेट्रिकल ले लो, एसिमेट्रिकल लेते हैं तो यहाँ पे जैसे मान लो हम ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हम ये ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड की इधर CH2 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड की तरफ इधर ये है, अलग अलग ग्रुप है, यहाँ पे अलग ग्रुप है, यहाँ पे अलग ग्रुप है, तो इसे हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब दोनों तरफ बराबर हो, एसिमेट्रिकल मतलब दोनों ग्रुप अलग अलग हो। अब यहाँ पे जब हम HCl का रिएक्शन कराएंगे तो देखो क्या होगा। पहला केस, अगर H को हम यहाँ पे भेजते हैं, Cl को यहाँ भेजते हैं, तब प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, CH3, H को हमने यहाँ भेजा, ये हमारा पहला पार्ट लेते हैं, H को हमने यहाँ भेजा और Cl को हमने यहाँ भेजा, तो हमारा CH3 CH2 CH2Cl बन गया, ये बन गया। दूसरा केस लेते हैं कि H को हम यहाँ भेजते हैं और Cl को यहाँ भेजते हैं, तो ये हमारा पहला केस था। दूसरा केस क्या बन जाएगा, CH3 CH Cl CH3। अब देखो क्या दोनों प्रोडक्ट सेम है? नहीं, ये हमारा अलग प्रोडक्ट है, ये हमारा अलग प्रोडक्ट है। तो जब हमारा एसिमेट्रिकल एल्कीन होता है तो ये वाला प्रोडक्ट कभी नहीं बनता। इस प्रोडक्ट में हमने क्या किया है कि हाइड्रोजन को यहां भेजा है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, और क्लोरीन को वहां भेजा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमने क्लोरीन को भेजा। पहला केस ले रहे हैं, पहला केस क्लोरीन को यहाँ भेजा जहां हाइड्रोजन अधिक है,
हाइड्रोजन को यहाँ भेजा जहाँ हाइड्रोजन कम है, और ये हमारा नहीं बन रहा है। इसका मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसमें हो रही हैं। तो यहाँ पे हमारा आता है एक रूल, क्या आता है, मार्कोनी रिएक्शन। मार्कोनिकॉफ रिएक्शन क्या होता है कि जो निगेटिव एडेंडम है, जो निगेटिव पार्ट होता है, निगेटिव पार्ट अटैच्ड, वहां अटैच होगा जहां वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस। मतलब कहने का सेंस है कि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जब हमारा एसिमेट्रिकल एल्कीन होता है तो जो नेगेटिव पार्ट होता है उस कार्बन पे अटैच्ड होगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा। ठीक है, अगर हमेशा माइंड में रखिएगा, अगर हमारा एसिमेट्रिकल एल्कीन है तो नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, फिर से अगेन हम करें CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और इसका रिएक्शन करा दें हम HCl से, तो ये हमारा माइनस होगा, ये हमारा प्लस होगा। अब ये हमारा माइनस है तो माइनस पार्ट ये हो गया, और माइनस पार्ट कहां जाएगा, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, सॉरी 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो माइनस पार्ट वहां जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो ये Cl यहाँ जाएगा और हाइड्रोजन हमारा यहाँ जाएगा, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, CH3CHCl CH3, ये बन जाएगा। दिस इज द प्रोडक्ट। इसको हम बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। हमेशा माइंड में रखना है कि अगर हमारा एसिमेट्रिकल एल्कीन है और ऐसे मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराते हैं जो प्लस माइनस में हो, तो हमेशा हम क्या करेंगे, माइनस को वहां भेजेंगे जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होता है। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल केवल इन्हीं के लिए नहीं एप्लीकेबल है, बहुत सारी जो है रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ तो क्लियर, मार्कोनिकॉफ रूल क्लियर हो गया कि नेगेटिव पार्ट वहां पे अटैच होगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा। तो अब देखो क्या हो सकता है, अब देखो ध्यान से, अब हम रिएक्शन करा रहे हैं ना CH3CH डबल बॉन्ड CH2 से, ये हमारा एक जनरल हो गया। इसका रिएक्शन कराओ HCl से, पहला केस। दूसरा केस हम ले रहे हैं HOH से करा दो, ठीक है। तीसरा केस ले रहे हैं यहाँ पे CH3COOH से करा दो, तीसरा केस ले रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं है, ठीक है। HOCl से करा दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है। यहाँ पे देखोगे ये हाइड्रोजन प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। यहाँ पे देखो HOCl है, तो Cl प्लस होता है, O माइनस होता है। तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। ये चारों माइनस, ये सभी चारों माइनस कहां जाएंगे, यहां पे जाएगा। मतलब जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां पे सभी के सभी माइनस जाएंगे, और जितने प्लस हैं वो सब यहां पे जाएंगे। तो इसका मतलब पहले वाले केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, Cl यहां गया तो CH3CHCl CH3 हो गया। इसके केस में OH यहां गया, H यहां आ गया, क्या बन जाएगा CH3CHOH CH3 हो गया। इसके केस में देखो A यहां जाएगा, H यहां जाएगा, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट CH3CHOCOCH3 हो गया, और यहाँ पे हमारा CH3 हो गया। इसके केस में देख लो OH यहां गया, Cl यहां गया, क्या बन जाएगा CH3CHOHCl, ये बन गया। देखो क्या है ये, यही केमिस्ट्री है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। एक रिएक्शन आपने पढ़ा, कितने रिएक्शंस कंप्लीट हो गए। अगर इस तरह से आप पढ़ेंगे तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, बहुत इजी हो जाता है। उसके रिएक्शन 60 में मतलब बहुत थोड़े से हो जाएंगे, बहुत आसानी से आप कवर कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया आपका मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। जब एसिमेट्रिकल एल्कीन है तब नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, ठीक। ये हमारा हो गया एसिमेट्रिकल एल्कीन का। दूसरा केस एक कंडीशन और आती है, जो मार्कोनिकॉफ रूल होता है वो हाइड्रोजन आयोडाइड केस में नहीं एप्लीकेबल होता है। अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये केस हमारा जो होता है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड ले लें और यहाँ पे पर ऑक्साइड ले लें,
परऑक्साइड, परऑक्साइड। तो अब यहाँ पे केस उल्टा हो जाता है। बस यही एक स्पेशल केस है, आपको इसमें मार्कोनी-कॉफ रूल में ये स्पेशल केस है, केवल यही होता है और कुछ नहीं होता है। कहने का सेंस है कि जो आपका मार्कोनी-कॉफ रूल है वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा, लेकिन हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। वो केवल और केवल ये कंडीशन है, पर ऑक्साइड होना चाहिए। पर ऑक्साइड का मतलब है कि अगर हम ले लें C6H5COO, ठीक है, COO, ठीक है, ये ले लेते हैं, ठीक है, ये केस ले लेते हैं। एक मिनट, जस्ट मिनट, ये पर ऑक्साइड का केस, सॉरी ये है, ये सॉरी ये ट्वाइस है, ये केस है, ये हमारा बेंजोइक पर ऑक्साइड है। तो जब ये केस लेते हैं तो इसके केस में हम मार्कोनी का उल्टा चल देते हैं, एंटी मार्कोनी का रूल। यहां पे हमारा चल जाता है एंटी मार्कोनी का रूल इसी को हम बोलते हैं पर ऑक्साइड इफेक्ट। क्या बोलते हैं? पर ऑक्साइड इफेक्ट। इसी को हम बोलते हैं खैरास इफेक्ट, खैरास इफेक्ट। ये पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, व्हाट इज द खैरास इफेक्ट, व्हाट इज द पेरोक्साइड इफेक्ट, एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल। तो जब एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल करते हैं तो इसका मतलब मार्कोनी-कॉफ का उल्टा। मार्कोनी-कॉफ उल्टा मतलब है क्या? माइनस पार्ट वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन्स अधिक होता है। पर मार्कोनी-कॉफ रूल क्या था? माइनस वहां जाता है जहां पे हाइड्रोजन कम होता है, लेकिन एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल है, पेरोक्साइड आ गया, पेरोक्साइड आ गया मतलब एंटी मार्कोनी-कॉफ, मतलब माइनस वहां जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन अधिक होता है। ये हमारा यहां जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CH2 ये प्रोडक्ट बनेगा, है ना? ये वाला नहीं बनेगा, CH3 CH3 ये हमारा मार्कोनी-कॉफ रूल के अकॉर्डिंग है, ये नहीं बनेगा, हमारा ये बनेगा, ठीक है। तो ये अब ये होता क्या है, ऐसे क्यों होता है कि ये केवल HI के लिए एप्लीकेबल है? तो इसका मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग समझेंगे तब समझ में आएगा। मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये जो पर ऑक्साइड है होता क्या है, जैसे C6H5 है, यहाँ पे COO, फिर O, CO, C6H5, ये हमारा है बेंजोइल पर ऑक्साइड। क्या है? बेंजोइल पर ऑक्साइड, बेंजोइल पर ऑक्साइड। तो इसमें क्या होता है, देखो दोनों ऑक्सीजन है, जब दो एटम सेम हो जाते हैं तो होमोलिटिक डिवीजन होता है। होमोलिटिक का मतलब होता है कि बीच में से बॉन्ड ब्रेक करता है। तो यहाँ पे जब ये बॉन्ड बीच में से ब्रेक करोगे तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2C6H5COO, ये बन जाएगा। दो मॉलिक्यूल बनेगा, एक इसका बनेगा, एक इसका बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पे इस बॉन्ड को अगर देखो तो ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होगा इसके साथ शेयर करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा? 2C6H5 रेडिकल, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब देखो ये क्या बन जाएगा? CO2, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, बॉन्ड बना देगा, तो यहाँ बन जाएगा CO2, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गया। अब ये जो रेडिकल निकल रहा है, कहीं पे भी जो रेडिकल निकलता है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, वो स्टेबल नहीं होता। तो अनस्टेबल है तो ये कुछ खुरापात करेगा, कुछ रिएक्शंस करेगा। अब ये क्या करेगा? हाइड्रोजन आयोडाइड पे अटैक करेगा। ये जो पेरोक्साइड है, ये जो फ्री रेडिकल है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड पे अटैक करेगा, तो क्या करेगा? C6H5 रेडिकल है प्लस यहाँ पे HI है। अब देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन हमारा कभी भी अनपेयर्ड नहीं रहता, वो पेयर अप करने की कोशिश करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? C6H6, मतलब ये बन जाएगा C6H6, ये हमारा क्या बन गया? बेंजीन। लेकिन जैसे ये बेंजीन बनेगा, यहाँ I रेडिकल जनरेट हो गया। अब ये I रेडिकल फिर अगेन फ्री रेडिकल हो गया, अब ये स्टेबल नहीं होगा। जब ये स्टेबल नहीं होगा तो अब ये क्या करेगा? इस पर अटैक करेगा। तो जब इस पर अटैक करेगा तो इस स्टेप को, ये जो स्टेप जनरेट होगा, ये जो जनरेशन हुआ फ्री रेडिकल का, इसे हम बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप। क्या बोलते हैं? इनिशिएशन स्टेप। अगर ये मैकेनिज्म की बात करें तो इनिशिएशन स्टेप का मतलब प्रारंभिक स्टेप ये है हमारा इनिशिएशन स्टेप, मतलब इनिशिएट कर रहा है रिएक्शन को करने के लिए। तो जब I- बन गया, अब ये I- यहाँ पे अटैक करेगा। जब I- अटैक करेगा तो देखो क्या होगा,
हमको ये देखना है कि क्या होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब I माइनस अटैक बन गया तो अब ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस I रेडिकल। अब देखो ध्यान से, I का साइज बहुत बड़ा है, आयोडीन की साइज बहुत बड़ी है। अब यहां पे सोचो, अगर इसको हम ऐसे न लिख के हम ऐसे लिख दें CH3 CH, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन यहां पे हो जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन यहां पे हो जाएगा। अब देखो, अगर I रेडिकल है तो I रेडिकल के लिए कौन सा इजी होगा, इसको यहां पे पकड़ना इजी होगा कि इसको यहां पे जाना इजी होगा? सोचो अपने आप से, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो हम नॉर्मली सोचते हैं। अब ये I माइनस है तो यहां जाने की कोशिश करेगा या यहां जाने की कोशिश करेगा? तो अगर सोचो यहां जाएगा तो ये ऑलरेडी बैठा है बड़ा साइज, तो ये हिंड्रेंस करेगा, धकेलेगा। अगर ये किनारे पे जाएगा तो ये किनारे फ्री है तो आराम से रिलैक्स रहेगा। इसका मतलब ये जो I रेडिकल है वो यहाँ पे जाएगा, और जब I रेडिकल यहाँ पे जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH रेडिकल, यहाँ पे CH2I, ये बन जाएगा। अब एक बार हमारा रेडिकल जनरेट हो गया तो रिएक्शन कंटिन्यू चलेगा। कंटिन्यू कैसे चलेगा, अब अगेन फर्दर ये एच आई पे रिएक्शन करेगा। ये रेडिकल क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेगा, एच आई फिर आई रेडिकल निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 CH2 CH2I। अगेन रेडिकल I रेडिकल अगेन निकल गया, देखो ये I रेडिकल निकल रहा है, ये H यहाँ चला गया, I रेडिकल निकल गया, I रेडिकल अगेन निकल गया, फिर I रेडिकल अगेन दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलना शुरू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक तो हमारा इनिशिएशन स्टेप हो गया, दूसरा पहले I रेडिकल अटैक कर रहा है, पहले I रेडिकल अटैक कर रहा, फिर ये अटैक कर रहा है इस पे। तो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन की बात करें तो इनिशिएशन स्टेप को छोड़ दो, इनिशिएशन स्टेप की बात छोड़ दो, तो यहाँ पे अगर हम ये दो प्रोसेस की बात करें, अब देखो अगर हम इन दोनों प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे I की जगह हम X रेडिकल ले रहे हैं, X रेडिकल I की जगह हम X लिख दे रहे हैं, प्लस यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। एक तो पहला केस हुआ, ये पहले ये अटैक किया है ना, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड था ना, पाई बॉन्ड था ना, तो पाई बॉन्ड को हमने तोड़ के रेडिकल बना दिया था। तो अब ये यहाँ पे अटैक करा तो एक रेडिकल यहाँ चला जा रहा है, ये हमारा बना। ये दूसरा केस हुआ, दूसरा केस क्या हो रहा है, CH3 CH रेडिकल CH2I प्लस HI, ये दूसरा केस है। अब ये रेडिकल यहाँ पे ये अटैक कर रहा है और ये हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ये दो केस है। अब ये दो केस में हमारा देखो, हम कह रहे हैं कि एंटी मार्कोनी का रूल केवल HI के लिए एप्लीकेबल है, HI के लिए। ये HCl HBr इसके लिए एप्लीकेबल क्यों नहीं है, हमको ये देखना है। चलो पहला फ्लोरीन ले लेते हैं। फ्लोरीन के केस में क्या होता है कि ये हमारा माइनस होता है, ये निगेटिव होता है। ये निगेटिव का मतलब डेल्टा H वैल्यू, अगर हम डेल्टा H की वैल्यू बात करें, डेल्टा H वैल्यू एंथैल्पी, एंथैल्पी निगेटिव होता है, और ये इसमें एंथैल्पी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। इसमें एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाती है, कब, फ्लोरीन के केस में। अगर क्लोरीन लेते हो, क्लोरीन, तो क्लोरीन के केस में क्या होगा, ये हमारा निगेटिव होता है, ये हमारा पॉजिटिव हो जाता है, ये। ठीक है, अगर ब्रोमीन लेते हो तो ब्रोमीन में ये पॉजिटिव हो जाता है और ये हमारा निगेटिव होता है। अगर आयोडीन लेते हो तो आयोडीन में दोनों निगेटिव होता है, दोनों निगेटिव। अब ध्यान से देखो, दोनों निगेटिव। यही से है क्वेश्चन, यही से है कि वाई एंटी मार्कोनी का रूल नॉट एप्लीकेबल फॉर HF HCl HBr, ओनली एप्लीकेबल फॉर HI। क्यों, देखो अगर डेल्टा H निगेटिव है, एंथैल्पी हमारा निगेटिव है, तो हमारा क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब एनर्जी निकल रहा होता है। और अगर डेल्टा H पॉजिटिव है तो हमारा होता है इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक का मतलब उसको एनर्जी हमको देना पड़ता है, इंडोथर्मिक। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा एक्सोथर्मिक तो है, एनर्जी निकल रही है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी देना पड़ रहा है बाहर से। अगर बाहर से एनर्जी देंगे तो जो पर ऑक्साइड है वो डिस्ट्रॉय कर जाएगा, जो कैटलिस्ट है, जो पर ऑक्साइड अगर हम एनर्जी देंगे उस रिएक्शन में तो पर ऑक्साइड खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा।
यहाँ पे देखो क्लोरीन के केस में ये हमारा एक्सोथर्मिक तो है, आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, एनर्जी निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी हमको देना पड़ रहा है बाहर से। अगर बाहर से एनर्जी देंगे तो पेरोक्साइड खत्म। यहाँ पे देखो ब्रोमीन के केस में अब ये पॉजिटिव हो गया, एंडोथर्मिक पहला प्रोसेस। इसको हम बोलते हैं अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ फ्री रेडिकल हम कह सकते हैं, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक हो गया, ए नेगेटिव है एक्सोथर्मिक है, लेकिन फिर यहाँ पे एनर्जी देना पड़ा है। लेकिन आयोडीन ही एक ऐसा केस है जिसमें ये दोनों प्रोसेस अटैक ऑफ फ्री रेडिकल एंड अगेन जो है दिस प्रोसेस, इसमें जो है हमारा पूरा का पूरा जो है नेगेटिव है। इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब हमको बाहर से एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है। अगर इन दोनों को मिला देंगे एज ए कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो ये रिएक्शन इजीली आराम से हो जाएगा, हमको बाहर से एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन और तीनों में एनर्जी देना है, इसीलिए कहा जाता है कि वाई एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ओनली एप्लीकेबल फॉर HI नॉट फॉर HCl एंड HBr। तो ये बोर्ड के एग्जाम में आपको आता है कि वाई एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट और खैरास इफेक्ट आर नॉट एप्लीकेबल फॉर HCl, HBr, HF, ओनली एप्लीकेबल फॉर HI। क्यों कि बोथ द प्रोसेस आर बिहेव्स एज व्हाट, एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये माइंड में रखना है। ठीक, ये हमारा हो गया मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये एज ए स्टेटमेंट में पूछता है, बोर्ड में पूछता है कि व्हाट इज द मार्कोनिकॉफ रूल, व्हाट इज द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अगर एंटी मार्कोनिकॉफ पूछ देता तो क्या बोलेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide when asymmetrical alkene will react with HI minus part goes at that position which have higher number of hydrogen atom। मतलब सिंपल का हम कह सकते हैं कि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जब हम एसिमेट्रिकल एल्कीन का HI से रिएक्शन कराते हैं तो I माइनस वहां पे जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन अधिक होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया हाइड्रोकार्बन के अकॉर्डिंग मार्कोनिकॉफ रूल। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हैलोजन ऑफ एल्कीन, सिंपली हैलोजन का एडिशन कर दीजिए। एल्कीन हम ले लेते हैं, एल्कीन ले लेते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो क्या है, ये हमारा थर्ड है, क्या है, एडिशन ऑफ हैलोजन ऑन एल्कीन, ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन एल्कीन। तो ये क्या करेंगे, सिंपली Br2 से रिएक्शन कराएंगे, एक ब्रोमीन यहां चला जाएगा, दूसरा ब्रोमीन यहां चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा CH2Br और यहाँ पे CH2Br, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे जैसे ले लीजिए CH3CH डबल बॉन्ड CH3, इसका क्लोरीन से रिएक्शन करा दीजिए। तो क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3CH CH3 ये हो जाएगा। हाँ, एक केस और आता है, ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है। नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब है कि इसका जो टेम्परेचर है बहुत एकदम सिंपली CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं रूम टेम्परेचर पे, मीडियम CCl4 है तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कराते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर हाई कर दो, जैसे अगर मान लो ये हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन है, अगर एसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, जैसे यहाँ पे CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2 ले लो, प्लस यहाँ Cl2 ले लो, और यहाँ पे 773 सिंपली 773 केल्विन, 773 केल्विन का मतलब क्या हो गया 500 डिग्री सेंटीग्रेड ना, 500 273 ऐड करो, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदल देते हैं तो 273 मल्टीप्लाई ऐड कर देते हैं, तो हमारा ये चाहिए लो चाहिए लो। तो अगर हाईयर टेम्परेचर हो जाता है तब जो क्लोरीन होता है, हाइड्रोजन होता है, वो एलाइल ग्रुप पे जाते हैं। अब देखो हमने क्लासिफिकेशन में बताया था कि अगर CH2 डबल बॉन्ड CH है और यहाँ पे हमारा क्या है कोई ग्रुप है, यहाँ पे CH2 यहाँ पे कोई ग्रुप है, तो इसे हम बोलते हैं क्या एलाइलिक ग्रुप, इसे हम एलाइलिक ग्रुप बोलते हैं। तो देखो CH3 है, CH है, यहाँ पे CH3 है, तो यहाँ पे अगर हम CH3 को ऐसे कर दें CH2H, कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया एलाइल, क्या हो गया एलाइल। अब ये जो क्लोरीन होता है, ये क्लोरीन यहां जाएगा
और हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, तो एक क्लोरीन यहाँ जाएगा, तो प्रोडक्ट देखो क्या बन गया, Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। इसे हम बोलते हैं एलाइलिक हैलोजिनेशन, एलाइलिक हैलोजिनेशन। ये चीज माइंड में रखना, ये पूछता हमेशा ध्यान में रखना कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि दोनों डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, दोनों पोजीशन पे जोड़ देते हैं, लेकिन अगर एलाइलिक हाइड्रोजन है और टेम्परेचर हाई है तो कभी भी डबल बॉन्ड पे एसोसिएट नहीं करेगा। कंपटीशन में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। हम लोगों के माइंड में रहता है यार डबल बॉन्ड है, फटाफट तोड़ो, दोनों पोजीशन पे जोड़ दो, ऐसा नहीं है। जब भी टेम्परेचर हाई होगा, एलाइलिक ग्रुप होगा, तो हमेशा ये एलाइलिक पोजीशन पे जाएगा, डबल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द एलाइलिक हैलोजिनेशन, ठीक है, ये एलाइलिक हो गया। इसके बाद एक और कंडीशन होती है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड भी एलाइलिक हैलोजिनेशन होता है ब्रोमिनेशन करने के लिए। जैसे देखिए CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, प्लस इसका रिएक्शन वो करा दीजिए CH2 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 CH2, ये हमारा NBr, इसे हम बोलते हैं एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, NBS, इसे हम बोलते हैं एन ब्रोमो, एन इसलिए नाइट्रोजन है इसलिए एन ब्रोमो, नाइट्रोजन पे ब्रोमीन जुड़ा है, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, ये इसे एन ब्रोमो सक्सिनामाइड बोलते हैं। तो सिंपली क्या हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे ये CO रहेगा, सॉरी ये CO रहेगा, ये हमारा एन ब्रोमो सक्सिनामाइड है। तो अब क्या होगा NBS, ये सिंपली क्या करेगा, ब्रोमीन यहाँ जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस होता है। ये ब्रोमीन यहाँ जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, तो यहाँ से जब हाइड्रोजन हटाओगे ब्रोमीन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, BrCH2 CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा CH2 CO CH2 CO, यहाँ पे क्या हो जाएगा NH, ये हो जाएगा एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, ये हो गया आपका। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, एल्कीन का हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तब हमारा जो है एल्किल हैलाइड फॉर्म करता है, ठीक है। इसके बाद एक और कंडीशन बनती है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन। नेक्स्ट फोर्थ, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन के हाइड्रोजनेशन कर दीजिए, एल्केन का हाइड्रोजनेशन का मतलब एल्केन का हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दीजिए। जैसे मान लीजिए CH4 लेते हैं, प्लस यहाँ Cl2 कर दे और यहाँ सनलाइट से रिएक्शन करा दे, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन होगा, तो सिंपली क्लोरीन क्या करेगा, एक क्लोरीन यहाँ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl, ठीक है। मतलब कि एक क्लोरीन यहाँ पे जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे एक क्लोरीन यहाँ जाएगा तो CH3Cl और एक हाइड्रोजन यहाँ गया तो HCl, ये बन गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो रिएक्शन होता है ये कई स्टेप में होता है। कई स्टेप का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो पहला स्टेप होता है इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन में क्या होगा, यहाँ पे आपका CH4 है, पहले Cl2 ले लीजिए, Cl2 ले लीजिए तो Cl यहाँ पे सनलाइट है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ पे होमोलिटिक डिवीजन होगा। क्यों, क्योंकि दोनों क्लोरीन है, दोनों सेम एलिमेंट है, जब सनलाइट पड़ेगी तो ये दोनों बीच से ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल, यहाँ पे 2Cl डाल बन जाएगा, एक फ्री रेडिकल बन गया। अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, अगेन ये CH4 पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे CH4 को अगर हम ऐसे लिखें H H H H, तो यहाँ पे देखिए ये रेडिकल, ये इलेक्ट्रॉन है इस दोनों का, और यहाँ पे Cl रेडिकल है, तो ये Cl रेडिकल सिंपली क्या करेगा, हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा और यहाँ पे रेडिकल जनरेट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन गया CH3 रेडिकल और यहाँ पे प्लस HCl बन गया। अब ये जो CH3 रेडिकल है अगेन जो है क्लोरीन पे अटैक करेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा CH3 रेडिकल प्लस ये क्लोरीन हो गया, तो क्या होगा अगेन यहाँ पे होमोलिटिक डिवीजन होगा, एक क्लोरीन यहाँ चला जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3Cl प्लस ये Cl डॉट हो गया। अब ये Cl डॉट है तो अगेन क्या करेगा, ये फिर इसी पे अटैक करेगा, तो कैसे करेगा, यहाँ पे Cl हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ H हुआ, फिर अगेन Cl डॉट हो गया, ये क्या करेगा अगेन यहाँ पे से ब्रेक रहेगा, ये HCl निकल जाएगा, फिर अगेन ये रेडिकल जनरेट करेगा, तो देखो CH2Cl रेडिकल प्लस HCl निकल गया,
फिर अभी जब CH2Cl रेडिकल निकला तो यहाँ पे Cl अगेन क्लोरीन पे अटैक करेगा, तो फिर ये रेडिकल यहाँ पे रिएक्शन करेगा, ये रेडिकल निकल जाएगा तो बन जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। तो इस तरह से जो है रिएक्शंस कंटिन्यू चलता रहता है। तो देखो यहाँ पे हमारा CH3Cl बना, फिर ये CH2Cl2 बन गया, फिर फर्दर इसी को प्रोसेस करोगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, CH2Cl2 बन गया। अब अगेन CH2Cl2, ये देखो यहाँ पे ये सॉरी यहाँ HCl नहीं, ये Cl डॉट, ये Cl डॉट निकल गया। अब वो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस होता है ना, ये उस तरह से, तो कभी तेरा नंबर तो कभी मेरा नंबर, तुम हमको मारोगे तो हम तुमको भी मारेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, अगर Cl डॉट इस पर अटैक किया तो ये बन गया, अब ये रेडिकल अगेन क्लोरीन पे अटैक किया तो ये बन गया Cl डॉट, अगेन ये इस पर अटैक करेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे पे अटैक करते हैं। अब CH2Cl2 है तो इसको हम ऐसे कर दें ClH। अब ये Cl डॉट अटैक करेगा तो यहाँ सॉरी ये अब यहाँ पे क्या होगा, अगेन ये HCl बन जाएगा तो क्या बन जाएगा CHCl2 डॉट हो जाएगा प्लस HCl निकल जाएगा। अगेन ये क्या करेगा, Cl2 पे अटैक करेगा, ये क्लोरीन यहाँ पे जाएगा, रेडिकल यहाँ जाएगा और ये रेडिकल यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। तो देखो CHCl3, फिर यहाँ पे Cl रेडिकल, फिर Cl रेडिकल यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा CCl3 रेडिकल प्लस HCl। फिर अगेन ये क्या करेगा, ये Cl2 पे अटैक करेगा, फिर ये रेडिकल यहाँ जाएगा, ये Cl रेडिकल निकल जाएगा तो यहाँ पे CCl4 निकल जाएगा। तो ये CCl4 CHCl3 CH2Cl2 CHCl, तो ये हो गया। तो आपको जो है ये मैकेनिज्म है, तो ये आपको नहीं आएगा 12th में, 11th में ही मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग बताया गया होगा, पढ़ाया गया होगा। तो यहाँ पे देखो सिंपली एल्केन का जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में हेलोजन से रिएक्शन कराते हैं तब हमारा एल्किल हैलाइड फॉर्म करता है। ये हो गया, ठीक है। ये तो हमारा हाइड्रोजन की बात है, क्लोरीन की बात हुई। लेकिन जब ब्रोमीन की बात करते हैं तो ब्रोमीन की जब बात करते हैं तो यहाँ पे ब्रोमीन जो होता है थोड़ा स्लो रिएक्शन करता है। तो स्लो रिएक्शन करता है तो इससे हम सिंपली थोड़ा हीट करते हैं। अगर क्लोरीनेशन है तो सिंपली सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाएगा, इट्स ओके। लेकिन अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमीन को थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, ये स्लो रिएक्शन करता है। तो जब हीट रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे बन जाएगा CH3Br और प्लस यहाँ पे HBr निकल जाएगा, ठीक है। एक ब्रोमीन यहाँ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक। लेकिन ये तो हमारा ब्रोमीन का केस हुआ, थोड़ा स्लो रिएक्शन होता है इसलिए हीट करते हैं। लेकिन अगर आयोडीन से रिएक्शन करा दो, CH4 है, CH4 प्लस आयोडीन, तो ये जो रिएक्शन होता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि यहाँ जो बनेगा CH3I प्लस HI, CH3I प्लस HI। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों जैसे ही ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे ये बनाएंगे, फिर ये दोनों रिएक्शन करके ये बना देते हैं। तो हमको क्या बनाना है, ये बनाना है, हमको ये बनाना है ना, ये बनाना है। और जब ये बनाना फर्दर ये दोनों रिएक्शन करके इसमें चला जाएगा तो फिर हमको मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। कहने का सेंस ये है कि अगर ये आयोडीन इससे रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा, लेकिन ये जो रिएक्शन होता है रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब है कि ये इधर जाएगा, फर्दर ये इधर चला जाएगा। तो बन तो रहा है लेकिन फर्दर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब फर्दर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो हमको ये मिलेगा ही नहीं। तो ये किससे रिएक्शन कर रहा है, HI से। तो अगर हम इस HI को पकड़ लें, इस HI को यहीं से निकाल दें, तभी इसको रिएक्शन करने के लिए मिलेगा नहीं। जब इसको रिएक्शन करने के लिए मिलेगा नहीं तब हमको ये मिल जाएगा। इसका मतलब है कि इसको पकड़ने के लिए हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं, HiO3 या HNO3, ये इन सब का यूज करते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, इसको पकड़ लेते हैं। तो पकड़ेंगे कैसे, अब देखो यहाँ पे 5HI है प्लस HNO3, सॉरी HiO3 ले लेते हैं, HiO3। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3I2 बनता है प्लस 3H2O बन जाता है, ये बन जाता है। अब देखो ध्यान से, ये I2 से रिएक्शन किया, ये बना, लेकिन फर्दर ये जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करके ये बना रहे थे तो हमने क्या किया, इसको यहीं पे पकड़ लिया। जब इसको हमने पकड़ लिया तो अब इसको रिएक्शन करने के लिए मिला नहीं, तो ये हमारा बनेगा। अब इसको पकड़े कैसे, इसमें हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला दिया। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला तो ये क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडाइज करके इसमें कन्वर्ट कर देता है।
तो अब ये HI रहा नहीं, जब HI रहा नहीं तो ये इसमें कन्वर्ट नहीं जाएगा। तो ये आपको इससे भी क्वेश्चंस आते हैं कि क्लोरीन को सिंपली हम लोग सनलाइट में रिएक्शन कराते हैं, ब्रोमीन को हीट करना पड़ता है क्योंकि ब्रोमीन थोड़ा स्लो रिएक्शन करता है, आयोडीन रिवर्सिबल रिएक्शन करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन करता है। तो इस रिवर्सिबिलिटी को ब्लॉक करने के लिए हमको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायर पड़ती है जो HI को ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में। ठीक है, तो ये कभी कभी ये कंडीशंस भी आपको एग्जाम में पूछ देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो हो गया एल्केन से कैसे हम जो है एल्किल हैलाइड फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और रिएक्शन है, हाँ इसमें एक कंडीशन और भी है कि जो अगर मान लीजिए हम ये रिएक्शन करा देते हैं CH4 + F2, तो ये जो रिएक्शन होता है वो एक्सप्लोसिव होता है। एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक, ब्लास्ट कर जाएगा। जैसे ही एल्केन और फ्लोरीन लेंगे वो जो कंटेनर होगा वो ब्लास्ट कर जाएगा, एक्सप्लोड कर जाएगा। तो इसीलिए हम इस रिएक्शन को ऐसे डायरेक्ट नहीं करते, हम इसको इनडायरेक्ट करते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब है कि जैसे इसको इनडायरेक्ट का मतलब है कि किसी भी एल्किल हैलाइड को हम SbF2 AgF है ना, इन सब से रिएक्शन कराते हैं। जब इन सब से रिएक्शन कराते हैं जैसे SbF3 है, SbF3 है, AgF है, कोबाल्ट फ्लोराइड है, COF2 है या SG2F2 है, SgF2, इन सबका रिएक्शन किसी भी एल्किल हैलाइड से करा देते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे यहाँ पे ले लीजिए CH3Br और प्लस यहाँ पे ले लीजिए आप AgF ले लेते हैं, सिंपली AgF। तो क्या करेगा, सिंपली ये फ्लोरीन यहाँ जाएगा, ब्रोमीन हमारा यहाँ चला जाएगा, तब हमारा बन जाएगा CH3Br + AgBr। तो फ्लोरिनेशन हम डायरेक्ट नहीं करते, फ्लोरिनेशन डायरेक्ट करेंगे तो एक्सप्लोड कर जाएगा, इसलिए हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो या फ्लोरोएथेन बना, क्लोरोमेथेन बना, एल्किल फ्लोराइड बना, लेकिन डायरेक्ट फ्लोरिनेशन से नहीं, हम दूसरा प्रोसेस फॉलो किए। तो ये टोटल था एल्केन का फ्लोरिनेशन मतलब हैलोजिनेशन। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसके बाद एक रिएक्शन आता है फिंकल स्टेन। फिंकल स्टेन FINKEL, फिंकल स्टेन STEIN, स्टेन रिएक्शन, फिंकल स्टेन रिएक्शन। फिंकल स्टेन रिएक्शन सिंपली कह रहा था हाइड्रोजन एक्सचेंज है, हाइड्रोजन एक्सचेंज है ना, एक दूसरे से हाइड्रोजन एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज। ठीक है, कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग CH3Cl + NaI, यहाँ पे हम लेते हैं एसीटोन। तो यहाँ पे सिंपली क्या करेगा, आयोडीन यहाँ चला जाएगा, क्लोरीन यहाँ चला जाएगा, दोनों एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे से, अदला बदली करेंगे। तो जब अदला बदली करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ, क्लोरीन यहाँ, तो क्या बन गया CH3Cl + CH3I + NaCl। इसी तरह से अगर हम कर लेते हैं CH3Br + NaI प्लस यहाँ पे एसीटोन ले लेंगे, एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, एक मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली ब्रोमीन यहाँ, सॉरी आयोडीन यहाँ, ब्रोमीन यहाँ, तो हमारा क्या हो जाएगा CH3I + NaBr, ये हो जाएगा। हाँ, ध्यान देने वाली क्या बात है, दिस रिएक्शन only applicable for what, NaI, केवल Na सोडियम आयोडाइड के लिए एप्लीकेबल होता है, नॉट फॉर NaCl NaBr, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। कहने का सेंस है कि अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं CH3Br + NaCl से रिएक्शन करा दें तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, या CH3Cl ले लें और यहाँ पे NaBr ले लें, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो NaI होता है एसीटोन में, इन एसीटोन ये जो मीडियम हम ले रहे हैं ओनली NaI इज सॉल्युबल, मतलब एसीटोन में केवल और केवल NaI डिसॉल्व करता है, घुलता है, ये दोनों नहीं घुलते हैं।
ये दोनों को एसीटोन में डालोगे, जैसे ही डालोगे जैसे सैंड की तरह, बालू की तरह नीचे बैठ जाएंगे, कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए माइंड में हमेशा रखिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, बिना मीडियम का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन नहीं होते हैं। तो अगर ये मीडियम हमने एसीटोन लिया है, तो एसीटोन में अगर सोडियम आयोडाइड डालोगे तो वो डिजॉल्व कर जाएगा, घुल जाएगा, और घुल जाएगा तो रिएक्शन करेगा। लेकिन सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड डालोगे तो वो अनडिजॉल्व होता है, वो सॉल्युबल नहीं होता है, तो क्या करेगा, बालू की तरह नीचे बैठ जाएगा, सैंड की तरह। अब नीचे बैठ जाएगा तो रिएक्शन ही नहीं करेगा। इसीलिए कहा जाता है, ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई फिंकल-स्टेन रिएक्शन आर एप्लीकेबल ओनली फॉर सोडियम आयोडाइड नॉट फॉर NaCl NaBr। तो सिंपली इसका स्टेटमेंट लिखेंगे आप कि इन एसीटोन NaCl NaBr आर नॉट डिसॉल्व, NaCl और NaBr नहीं घुलता है और केवल NaI घुलता है, इसलिए रिएक्शन केवल NaI के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये हो गया। ये हाइड्रोजन एक्सचेंज के अकॉर्डिंग, फिंकल-स्टेन के अकॉर्डिंग जो हम चेंज करते हैं प्रोसेस। इसके बाद हमारा आता है लास्ट, प्रिपरेशन का लास्ट है, क्या है, हंस डीकर रिएक्शन, हंस DIACKER, हंस डीकर रिएक्शन। सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड है ना, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो क्या करते हैं इसमें, जैसे यहां पर लीजिए CH3COOAG, ये हमारा सिल्वर साल्ट है, सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड। क्या करें, सिल्वर एसीटेट, इसे हम क्या बोलेंगे, सिल्वर, ये सिल्वर है, एसीटेट, ये हमारा जो क्या है, एसिड है, सिल्वर एसीटेट ना, एसीटेट है। अब इसका रिएक्शन Br2 से करा दीजिए, Br2 से। ठीक है, Br2 से जब रिएक्शन कराएंगे तो सिंपली क्या करेंगे, हम इसको यहां से ब्रेक कर देंगे, इसको यहां से ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, ये CO2 निकल जाएगा, Br हमारा यहां चला जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3Br प्लस CO2 प्लस क्या बन जाएगा, AgBr, ये हमारा हो गया ना। जब सिल्वर साल्ट ऑफ हंस डीकर रिएक्शन में हमेशा माइंड में रखिएगा कि अगर सिल्वर साल्ट है तो सिंपली हमको CO2 ही निकालना है। मतलब इसमें जो होता है हमारा डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होता है, डी कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप निकलता है, CO2 ग्रुप बाहर निकल जाता है। तो CO2 बाहर निकलेगा, हंस डीकर रिएक्शन में CO2 डी कार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 बाहर निकलेगा, AgBr और CH3Br। ये तो दिस इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और बहुत सारी चीजें देखिए, जो जितना हमें इस पर्टिकुलर एक लेक्चर में हमने बताया, इस लेक्चर को आप समझिए, उससे आपको लगेगा कि नहीं हमने बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ लिए। इसके बाद फर्दर हम जो है वीडियो जैसे जैसे हम अप्लाई करते जाएंगे, देखेंगे आपके लिए जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी होती जाएगी, बहुत इजी है, बहुत इजी है, एकदम सोचिए पानी की तरह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बस ये है कि जो चीजें हैं उसको माइंड में रखना है। ठीक है, तो ये हमारा जो है आप लेक्चर देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट लिखना मत भूलें। जो भी आपको चैप्टर चाहिए या कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको आपकी और रिक्वायरमेंट है तो आप नीचे लिख के कमेंट में लिखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब हम अपलोड करें इन रेफरेंस टू हेलोएरिन्स या केमिकल प्रॉपर्टीज, तो उसमें भी बहुत सारे लॉजिकल टर्म्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो जब चीजें आपको इजीली अवेलेबल हो सके। ठीक है, ओके, थैंक यू।